एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन 1 हो जनजाति का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं हो जनजाति। ठीक है, तो हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की जनजाति का मूल एरिया है और झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति है और जनजाति है। और झारखंड के अतिरिक्त इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वह उड़ीसा के मयूरभंज में भी यह जनजाति पाई जाती है, उड़ीसा के मयूरभंज में। ठीक है, यह जनजाति स्वयं को मुंडा परिवार से संबंधित मानती है। मुंडा परिवार से ही इस जनजाति का उद्भव हुआ था, यह स्वयं को मानती है। और इस जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है, यानी कि यह जनजाति जो है सबसे अधिक कोल्हान प्रमंडल, झारखंड का प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल, जिसमें कि पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, यह सब एरिया में इस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कोल्हान प्रमंडल ध्यान में रखना है। ठीक है, यह जनजाति, इस जनजाति का जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, जैसे कि हम लोग बिरहो में पढ़े थे, है ना। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है और इस जनजाति की भाषा हो है। हो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है, हो भाषा परिवार। ठीक है, इस जनजाति की लिपि का नाम है बारंग चीती, बारंग चीती लिपि का नाम है। तो प्रजाति ध्यान में रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भाषा हो भाषा है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। और इस जनजाति की एक अलग लिपि है, इसका नाम है बारंग चीती। ओके, आरंभ में हो जनजाति जो है वह मातृ सत्तात्मक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह भी जो है अन्य जनजाति के समान पितृ सत्तात्मक हो गया है। हो जनजाति में लगभग 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गोत्र है हो जनजाति में। कितना है? 80 से भी अधिक गोत्र है। और गोत्र को कीली कहा जाता है, गोत्र को हो जनजाति में कीली कहा जाता है। 80 से भी ज्यादा गोत्र है इनमें, यहाँ कीली कहा जाता है गोत्र को। इसमें कुछ प्रमुख गोत्र का हम यहाँ नाम लिखे हैं, 80 गोत्र का नाम लिखना संभव नहीं है। जो प्रमुख गोत्र है, जो प्रचलित गोत्र है, उसके बारे में देखेंगे। और उसका प्रतीक, प्रतीक यानी कि उसका टोटम, टोटम हम लोग पढ़े हुए हैं। तो गोत्र का टोटम क्या है ना। तो पूर्ति, गोत्र का नाम है पूर्ति, उसका टोटम है चूहा। जो टोटम है इमली। बाल मुच्चू टोटम कुमनी, कुमनी एक प्रकार का पौधा है, वह कुमनी। हेम्ब्रम टोटम है लसोड़ पेड़। ठीक है, और बारला गोत्र का टोटम है बरगाछा, बरगाछा मतलब बरगाछ, है ना। तो ये 5 प्रमुख गोत्र है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। 80 गोत्र में 5 प्रमुख गोत्र का नाम ध्यान में रखना है, पूर्वी, जोजो, बालमुच्चू, हेम्ब्रम और बारला। और इसका टोटम यानी कि प्रतीक को भी ध्यान में रखना है। इनमें भी अविवाहित युवक युवतियों के लिए युवा गृह का प्रचलन है, जैसे कि अन्य जनजाति में हम लोग देखे थे कि अविवाहित युवक युवतियां जो हैं अपने समाज की संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज को जानने का इनके लिए एक बड़ा साधन है युवा गृह। तो हो जनजाति में भी युवा गृह का प्रचलन पाया जाता है और इनके युवा गृह को गीति ओरा कहा जाता है। गीति ओरा युवा गृह में ही रहकर हो जनजाति के जो अविवाहित लड़के लड़कियां हैं वह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अपने समाज के रीति रिवाज, है ना, संस्कार, ये सब के बारे में जानकारी कर सकते हैं। कि इनके लिए प्रारंभिक पाठशाला जो है इनका युवा गृह होता है और इसी युवा गृह में रहकर ये लोग सामाजिक जीवन को सीखते हैं। इनके युवा गृह का नाम क्या है? गीति ओरा। इनके युवा गृह का नाम है गीति ओरा। ओके, हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। देखते हैं कौन कौन सा विवाह है। तो पहला है आदि बापला। आदि बापला यानी कि माता पिता की इच्छा से जो विवाह होता है उसको आदि बापला कहा जाता है और यही विवाह का सबसे ज्यादा प्रचलन है, आदि बापला, है ना। इसमें जो है आदि बापला में क्या होता है कि वधू मूल्य, कन्या पक्ष को वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को वधू मूल्य देना होता है और वधू मूल्य के रूप में कन्या पक्ष जो है वह कुछ राशि लेने के अतिरिक्त एक जोड़ा गाय और एक जोड़ा बैल भी लेते हैं। एक जोड़ा गाय
और एक जोड़ा बैल भी लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ धन राशि लेते हैं वधू मूल्य के रूप में। वधू मूल्य को पौन कहा जाता है, पौन, है ना। वधू मूल्य को हो जनजाति में पौन कहा जाता है। तो आदि बापला जो विवाह होता है हो जनजाति में, यह माता पिता की इच्छा से होता है और इसी विवाह में कन्या पक्ष जो है पौन लेती है, यानी कि वधू मूल्य लेती है। दूसरा जो विवाह का प्रचलन है वह है दीकू विवाह। क्या नाम है? दीकू विवाह। दूसरा विवाह का प्रचलन है दीकू विवाह। तो दीकू जो है, यह मतलब दीकू मतलब होता है गैर जनजाति। तो किसी गैर जनजाति से विवाह करना दीकू, इसको दीकू आदि कहा जाता है। ठीक है, दीकू आदि, गैर जनजाति से विवाह करना। तीसरा विवाह ओपोरथिपी। ओपोरथिपी का मतलब बलपूर्वक कन्या का हरण करके विवाह करना ओपोरथिपी विवाह कहलाता है। चौथा राजी खुशी, यानी कि लड़का लड़की जो है आपस में तय किया कि घर से भागकर शादी कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, उसको राजी खुशी कहा जाता है। और पांचवा है अनादर विवाह। अनादर विवाह में क्या होता है कि कोई कन्या जो है, कोई लड़की किसी लड़के के से विवाह करने की इच्छा रखती है, तो वह जो लड़की जो है उस लड़के के घर में बलपूर्वक प्रवेश कर जाती है और तब तक उस घर से नहीं हटती है जब तक कि वर पक्ष के द्वारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये अनादर विवाह है ना। तो 5 प्रकार का विवाह है: आदि बापला, दीकू आदि, ओपोरथिपी, राजी खुशी और अनादर विवाह। इसमें सबसे प्रचलित जो विवाह है आदि बापला, और इसी आदि बापला विवाह में जो है कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से वधू मूल्य लिया जाता है। वधू मूल्य को पौन कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है पौन या गोनोंग कहा जाता है। और वधू मूल्य के रूप में धन राशि देने के अतिरिक्त एक जोड़ा बैल और एक जोड़ा गाय दिए जाने का प्रचलन है ना। हो जनजाति भी बहिर्विवाह के नियम का पालन करते हैं, यानी कि समान गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। अन्य जनजातियों के समान इनमें भी बहिर्विवाह का नियम प्रचलित है। तो ये 5 प्रकार का विवाह ध्यान में रखना है। आदि बापला जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, दीकू आदि ये गैर जनजाति से किया गया विवाह, ओपोरथिपी बलपूर्वक किया गया विवाह, राजी खुशी लड़का लड़की की इच्छा से किया गया विवाह, और अनादर विवाह यानी कि लड़की जो है किसी लड़के के घर में बाध्यता पूर्वक प्रवेश करके उससे विवाह करने की इच्छा रखती है, उसको अनादर विवाह कहा जाता है। 5 प्रकार का विवाह है। इनमें भी वधू मूल्य लिया जाता है। वधू मूल्य को पौन या गोनोंग कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। हो जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच जो विवाह होता है उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। ममेरे और फुफेरे भाई बहन के बीच, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। हो जनजाति के धार्मिक दिशा, ये तो हम लोग देखे अभी सामाजिक दशा का। अगर हम धार्मिक दशा के बारे में देखना चाहें तो हमें यह दिखाई देता है कि हो जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा। सिंह बोंगा मतलब सूर्य देवता को ये लोग सिंह बोंगा कहते हैं। तो बहुत सारी जनजातियों के प्रमुख देवता के रूप में सिंह बोंगा को पूजा जाता है ना। हो जनजाति में एक और विशेषता क्या है कि सिंह बोंगा के अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर हो जनजाति कई अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, अलग अलग अवसर पर। जैसे अन्य देवता का नाम यहाँ देखने को मिलता है ग्राम देवता। ग्राम देवता यानी गांव के देवता, इनको बाहुई बोंगा कहा जाता है, बाहुई बोंगा। ठीक है। पृथ्वी देवता होई बोडोम, होई बोडोम कहा जाता है। पहाड़ के देवता मरांग बुरु कहा जाता है। और वर्षा देवता देशावली बोंगा कहा जाता है। तो अलग अलग देवताओं का नाम हो जनजाति में प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे बड़े देवता के रूप में सिंह बोंगा का नाम है। अन्य 4 देवता का भी नाम ध्यान में रखना है। बाहुई बोंगा ग्राम देवता, ओही बोडोम पृथ्वी देवता, मरांग बुरु पहाड़ देवता और देशावली बोंगा आपको वर्षा देवता के रूप में प्रचलन है हो जनजाति में। हो जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है, जो धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है, उसको देवड़ी कहा जाता है ना। यानी कि पुजारी जो है हो जनजाति में, पुजारी को देवड़ी कहा गया है। और देवड़ी के निर्देशन में ही हो जनजाति के लोग अपने धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, धार्मिक कार्यों को संपन्न करते हैं। यानी कि हो जनजाति के धार्मिक प्रधान को
देवरी कहा जाता है, ध्यान में रखना, देवरी। ओके, हो जनजाति के लोगों का प्रमुख पर्व त्योहार है। ये भी अन्य जनजातियों के समान कई पर्व त्योहार को मनाते हैं। इनका पर्व त्योहार कुछ अलग सा दिखाई देता है, जैसे कि माथे, है ना, माथे पर्व का नाम है, बाहा, होरो, बतावली, दमुराई। दमुराई जो है धन रोपनी के समय ये लोग पर्व मनाते हैं, दमुराई, और कोलुम। इसमें दमुराई जो है सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जो कि धान के रोपण के समय, धन रोपनी के समय ये लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं। नाम ध्यान रखना है, दमुराई, है ना। तो माथे, बाहा, होरो, बतावली, दमुराई और कोलुम इनका प्रमुख पर्व त्योहार है। और प्रमुख पर्व त्योहार के समय ये लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से जो है वह अपने पर्व त्योहार को मनाते हैं। और एक विशेषता ये है कि एक गोत्र के लोग एकजुट होकर पर्व त्योहार को मनाते हैं, और उस समय ऐसा दिखाई देता है कि इनमें एकता काफ़ी ज़्यादा है। हो जनजाति के लोगों की एक और विशेषता क्या है कि ये लोग सच्चे मन के होते हैं, है ना, मतलब ईमानदार होते हैं, सच्चे मन के होते हैं और मेहनती होते हैं, काम करने पर विश्वास रखते हैं। जहाँ भी रहते हैं वह मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं। ईमानदारी इनमें पाया जाता है और सच्चे हृदय के होते हैं हो जनजाति के लोग। इनका कद काठी जो है ये थोड़ा मजबूत होता है, कद काठी तो हल्का सा, ये अगर शारीरिक बनावट की बात करेंगे तो इनका जो है लंबाई उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मतलब गठीले बदन के होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक है, हो जनजाति के लोग अपने जीवन में, अगर उनके जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो कठिनाई आने का 3 कारण मानते हैं। अगर किसी हो जनजाति के जीवन में किसी प्रकार का विपदा आता है तो विपदा आने का 3 कारण ये लोग मानते हैं। पहला कारण कि डायन का प्रकोप हुआ होगा। पहला कारण क्या है कि जरूर डायन का प्रकोप है। दूसरा बोंगा, बोंगा मतलब, है ना, किसी पूर्वजों की आत्मा का। और तीसरा मृत आत्मा का, कोई बुरी आत्मा का। तो ये 3 प्रकोप है, डायन का, बोंगा और मृत आत्मा। इसमें बोंगा और मृत आत्मा के प्रकोप को शांत करने के लिए ये लोग पूजा करते हैं, बलि देते हैं, ताकि बोंगा और मृत आत्मा खुश होकर के जो है अपने प्रकोप को समाप्त कर दे। जबकि डायन को ये लोग मौत की सजा देते हैं। ये लोग पता करते हैं कि गांव की खासकर कौन सी महिला डायन का कर्म कर रही है, तो डायन को ये लोग मौत की सजा दे करके अपने प्रकोप को शांत करते हैं। तो इनमें जो है जो भी मतलब विपदा पाई जाती है, विपदा आने का ये कारण मानती हैं डायन को, गूंगा को और मृत आत्मा को। ये लोग विपदा आने का कारण मानते हैं, ये ध्यान में रखना है। ओके, हो जनजाति में एक चीज देखने को मिलता है कि मृत्यु संस्कार में दोनों प्रकार का संस्कार पाया जाता है। यानी कि अग्नि संस्कार, जलाने का संस्कार है, और दूसरा दफनाने का संस्कार। दोनों प्रकार का संस्कार हो जनजाति में पाया जाता है। कोई व्यक्ति अगर मर गया तो अग्नि संस्कार भी किया जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर जो हो जनजाति है वह मृत व्यक्ति को दफन करने का भी संस्कार करते हैं। इनमें एक और संस्कार पाया जाता है, हरा और सूखा संस्कार। हरा और सूखा संस्कार हो जनजाति में पाए जाने वाला एक प्रमुख विशेषता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम लोग आत्मावाद एक पढ़े हैं चैप्टर में, धार्मिक धर्म की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है आत्मावाद, उसमें हम लोग पढ़े थे कि हो जनजाति में हरा संस्कार और सूखा संस्कार का प्रश्न है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो है उसको तुरंत दफनाया नहीं जाता है, संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि गांव के बाहर किसी खेत खलिहान में उसके मृत शरीर को छोड़ दिया जाता है। उस समय उसका हरा संस्कार किया जाता है, यह सोच करके कि अगर उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर कहीं भ्रमण करने के लिए गई होगी तो भ्रमण करने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और वह व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। तो जाकर के इसलिए वो लोग का यह मानता है कि उस समय वो लोग हरा संस्कार करते हैं, है ना। और जब मृत व्यक्ति की आत्मा भ्रमण करने के बाद वापस नहीं आती है ना, तो मान लिया जाता है कि उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शरीर से बाहर निकल गया है
और उस समय वो लोग फाइनली सूखा संस्कार करते हैं। इनमें दो प्रकार का संस्कार पाया जाता है, हरा संस्कार और सूखा संस्कार। ये हो जनजाति के सामाजिक जीवन का एक प्रमुख विशेषता है, हरा संस्कार, सूखा संस्कार। ठीक है। हो जनजाति के लोग अपने रसोई घर में, इनके रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान बना रहता है। हर एक हो जनजाति के घर में जाइएगा तो रसोई घर का एक जो कॉर्नर होगा, कोना होगा, वहां पर पूर्वजों का एक पवित्र स्थान बना होता है और उस स्थान को अधिक कहा जाता है, अधिक। ठीक है, अधिक कहा जाता है। और जब भी ये लोग कुछ खाना बनाते हैं रसोई घर में तो सबसे पहले अपने पूर्वजों के स्थान पर जाकर, यानी कि अधिक पर जाकर के वह उस भोजन को चढ़ाते हैं और तब उस भोजन को का सेवन करते हैं। तो ये हो जनजाति में ये एक प्रमुख विशेषता पाया जाता है, अधिक। हो जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है ईली। क्या नाम है? ईली। इनका प्रमुख पेय पदार्थ, ईली का मतलब होता है कि किसी मतलब पेय पदार्थ में खासकर तारी का या चावल के मार का, जिसको हड़िया भी कहा जाता है, वह जो है चावल के मार को सड़ाकर बनाया जाता है, उसको हड़िया भी कहा जाता है, ईली भी कहा जाता है हो जनजाति में। तो वो लोग ईली इनका पेय पदार्थ है, इसको ध्यान में रखना है। हड़िया बनाया कह जाता है तो चावल के मार को निकालकर मिट्टी के पात्र में जो है वह रख कर के 2-3 दिन उसको मतलब धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है और जब उसमें दुर्गंध आ जाता है तो वो लोग उसको पीते हैं और इनके लिए वह जो है एक प्रमुख, एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ के रूप में इनके समाज में पाया जाता है। इसको ईली कहा जाता है, किसी किसी समाज में इसको हड़िया भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। हो जनजाति का आर्थिक दशा अगर देखते हैं तो इनका आर्थिक जीवन जो है, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव जनजाति का आर्थिक जीवन का जो है साधन कृषि है, उसी प्रकार हो जनजाति के भी जीवन यापन का प्रमुख साधन ये लोग खेती पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, खेती पर ही डिपेंडेंट हैं। और इनकी भूमि जो है वह 3 श्रेणियों में बटा हुआ है ना। हो जनजाति का जो एरिया है तो उनकी ये अपनी भूमि को 3 श्रेणियों में बांटे हैं। पहला जो घर के आसपास का जो भूमि है, जो वो काफी उपजाऊ भूमि होता है, इनके घर के आसपास का जो भूमि होता है वह काफी उपजाऊ होता है, उसको वो लोग बाड़ी कहते हैं, बाड़ी। ठीक है। दूसरा जो है दोन, दूसरा भूमि है दोन, जो निचली भूमि है और धान की खेती इसमें ये लोग करते हैं, निचली भूमि को। तीसरा है टांड, जो ऊंची भूमि होती है और कम उपजाऊ भूमि होती है। ये इस भूमि पर वो लोग अधिकांशतः मक्का की खेती करते हैं। तो 3 प्रकार की इनके समाज में भूमि पाई जाती है। बाड़ी, जो घर के आसपास की भूमि है, ये अधिक उपजाऊ भूमि होता है। दूसरा है दोन, जो नीचे की भूमि है, इस भूमि पर वो लोग अधिकांशतः धान की खेती करते हैं। और तीसरा टांड, जो ऊंची भूमि है और कम उपजाऊ भूमि है, और इस भूमि पर अधिकांशतः ये लोग मक्के की खेती करते हैं। तो बाड़ी, दोन और टांड, इनका 3 भूमि का नाम ध्यान रखना है। इस जनजाति में एक मान्यता है कि इस जनजाति की महिलाएं हल और तीर धनुष कभी नहीं छूती है, यह अपवित्र होता है ना। इस जनजाति की महिलाएं कभी भी गलती से भी हल और तीर धनुष को स्पर्श नहीं करेगी, है ना। इनके लिए हल और तीर धनुष चलाना निषेध होता है। अगर हल और तीर धनुष गलती से भी छू दी, उसके लिए पूजा पाठ कराया जाता है, वो अपवित्र हो जाता है ना। तो इसलिए इनकी महिलाओं में विशेष रूप से सावधानी रखा जाता है कि घर में कहीं पर हल रखा हुआ है या तीर धनुष रखा हुआ है तो महिला उससे बचकर है ना, वह नहीं छू सकती है, महिला अपवित्र माना जाता है। ठीक है। तो ये इनका आर्थिक दशा हो गया। अब आते हैं राजनीतिक दशा, हो जनजाति का राजनीतिक दशा। तो हो जनजाति का जो गांव होता है ना, गांव में जो पंचायत होता है, तो गांव का जो मुखिया होता है उसको मुंडा कहा जाता है। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, मुंडा। और मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है, डाकुआ, है ना। गांव के मुखिया को मुंडा और मुंडा का जो सहायक होता है उसको डाकुआ कहा जाता है। गांव में मुंडा के अतिरिक्त अन्य कई अधिकारी भी होते हैं, जैसे दीतरी, दीतरी जो कि धार्मिक मामले का प्रधान जो पुजारी है उसको दीतरी कहा गया है। यात्रा दीतरी, जो दीतरी का सहायक है, यानी कि पुजारी का जो सहायक होता है, जो धार्मिक मामले का प्रधान है,
उसका जो सहायक होता है उसको यात्रा दीतरी कहा गया है। और तीसरा है तहसीलदार, यानी कि गांव में जो कर एकत्र करने वाला, गांव में जो कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता है उसको तहसीलदार कहा गया। तहसीलदार तो ग्राम स्तर पर जो है मुंडा और डाकुआ के अतिरिक्त दीतरी, यात्रा दीतरी और तहसीलदार नामक कर्मचारी भी होते हैं हो जनजातियों के समाज में। ठीक है, इसके अतिरिक्त गांव में हो जनजाति का जो गांव होता है तो 5-10 गांव को मिलाकर एक पराहा गठित किया जाता है, या पीर है ना। 5-10 गांव को मिलाकर 5-10 गांव मिल करके पीर का गठन किया जाता है, यानी कि 5 से 10 गांव को कहा जाता है पीर कहा जाता है। पीर यानी कि पीर, या इसका दूसरा नाम है पराहा। ठीक है, पराहा में भी एक पंचायत का गठन किया जाता है और पराहा पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मानकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानकी। पराहा पंचायत का प्रधान मानकी। पराहा पंचायत एक गांव का नहीं है, लेकिन बल्कि 5 से 10 गांव को मिलाकर एक पराहा पंचायत गठित किया गया और उसका जो मुखिया होगा उसको मानकी कहा जाएगा और इसके सहायक को, यानी कि मानकी के सहायक को भागो मानकी कहा जाएगा। क्या नाम है? भागो मानकी। ठीक है, पराहा पंचायत का जो न्यायिक प्रधान होगा, जो न्याय देगा, उसको पीर पंच कहा जाता है। पीर पंच। ठीक है, यह काम क्या करेगा? तो 5 से 10 गांव के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद हुआ है, 2-3 गांव के बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ है, तो उन विवादों का निपटारा या वह विवाद जो है पराहा पंचायत के माध्यम से सुलझाया जाता है। ध्यान में रखना है कि पराहा पंचायत 5 से 10 गांव को मिलाकर बनाया जाता है और पराहा पंचायत का जो मुखिया होता है उसको मानकी कहा जाता है और मानकी का जो सहायक होता है उसको भागो मानकी कहा जाता है। गांव के मुखिया को मुंडा कहा जाता है, मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हो जनजाति का जो है राजनीतिक दशा, राजनीतिक जीवन। तो हम लोग आज पढ़े हो जनजाति का सामाजिक जीवन पूरा डिटेल्स में देखे, धार्मिक जीवन देखे, आर्थिक जीवन देखे और राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किए। यह जनजाति जो है झारखंड में विशेष रूप से पाई जाती है और झारखंड की चौथी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है हो जनजाति। ओके।